हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज से अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़। ये एक सीरीज़ चलेगी जिसमें मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स में से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को पिक करूँगा जो कि मेंस एग्ज़ाम के लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम और साथ में प्रीलिम्स के लिए भी कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल फील होगा। ओके, और ये जो अपना फोकस है, ये फोकस रहेगा RAS RPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये और एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम तक भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो डेली का एक या फिर मैं कैसे भी करके फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कैसे भी इस तरीके से सेट करूँगा जिससे कि अपन 2 मार्क, 5 मार्क और 10 मार्क मेंस में तो इनको अप्रोच कर लें, और प्रीलिम्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें इजीली अप्रोच हो जाए। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, दैट मीन्स कि आप सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम से कोई सी भी दे रहे हो आप, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज़। इसके अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज़, और आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे कि वाकई में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ये आने वाली जितने वीडियोज़ हैं उनके लेटेस्ट अपडेट्स आपको डेफिनेटली मिलते रहें। और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उनका आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC। ये बेसिकली 2015 में ही स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट फिर से न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, वजह क्या है, वो चीज़ें अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो इतना कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये NJAC है क्या। दूसरा, जुडिशरी से रिलेटेड जो फंक्शनिंग होती है उसके अंडर में ये काम आती है। तो कई बार क्या होता है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जुडिशरी की फंक्शनिंग को आप क्लियर करो, तो NJAC आपको, और NJAC 5 नंबर में पूछा भी जा सकता है, और 2 नंबर के अंदर ये पूछा जाता है कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ये बताओ। तो मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। NJAC बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, ये नेशनल बॉडी है कोई जिसके अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की जाती है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में नेशनल लेवल पे कौन से आ गए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये कमीशन है। ठीक है, ये जो कमीशन था इसका प्रोविज़न किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसमें NJAC और 99th एक्ट दोनों के दोनों यहाँ पे अभी अपन डिस्कस करेंगे। NJAC एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी जिसमें एक बॉडी ये रिस्पॉन्सिबल थी जो कि अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स, ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी इन इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितने भी जजेस थे उनका अपॉइंटमेंट और साथ में ट्रांसफ़र, इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे उनको हैंडल करने के लिए बॉडी इस्टेब्लिश करने की ये प्रोविज़न था, जो कि 2014-15 के टाइम पे किया गया था उस टाइम की कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट ने। इस बिल के अंदर ये था कि जो कॉलेजियम सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है, उस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आप अपॉइंटमेंट करते हो। ठीक है, इसके अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो केवल जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन ही देता है। क्या है, जुडिशियल, दैट मीन्स कि कॉलेजियम सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल जजेस ही बैठते हैं और जजेज ही ये ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि आप ही तो हो कि फाइनलाइज करोगे कि किस जज का कंडक्ट अच्छा है, किस जज का कंडक्ट ख़राब है, और आप ही ये डिसाइड करोगे कि इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, मतलब कि जुडिशरी की टोटल मोनोपोली हो चुकी है इस केस के अंदर। अब जुडिशरी की जब टोटल मोनोपोली हो जाती है तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी के अंदर या जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। वो आपको पता होंगे, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव्स, एक जुडिशरी। ये जो है ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, चेक एंड बैलेंसेस का काम करते हैं कि अगर लेजिस्लेचर कुछ गड़बड़ करे तो जुडिशरी उसको चेक करेगी और फिर बाद में करेक्ट करने के लिए बोलेगी। ऐसे ही अगर एग्जीक्यूटिव्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है।
ऐसे ही अगर जुडिशरी कुछ काम गड़बड़ करे तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। एग्जीक्यूटिव जो हैं वो पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं ही, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट, इस तरीके से स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स में आ गए। तो बेसिकली ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, इसका लाने का पर्पज़ ये था कि कैसे भी करके एग्जीक्यूटिव्स को इस कोलेजियम सिस्टम वाले सिस्टम के अंदर, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, और जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र्स होते हैं जजेस के, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव का भी से हो, वो भी कुछ बोल सकें कि भाई ये जज सही है, ये जज गलत है। तो इस तरीके से ये प्रोविज़न रहा NJSC और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। आगे इसमें अगर अपन देखें तो नए आर्टिकल को ऐड करने की बात हुई थी, जो 124A था, जिसमें NJSC के कंपोजिशन की बात की गई थी। ठीक है, अभी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही ये कन्वेंशन बेसिस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 4 जजेस जो होते हैं वो CJI को, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं किसी भी जज का नाम, और वो फिर जाकर के CJI प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा कंसेंसस बेस ये डिसीजन है और ये आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, बट आर्टिकल 124A जब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, तो इसमें आपको बताया गया कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है NJSC, उसका क्या कॉम्पोजिशन होगा उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 124 ये किससे रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें की गई। फिर आगे इसमें ये बताया गया कि NJSC के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स रिकमेंड की जाएगी NJSC के द्वारा, वो NJSC क्या काम करेगा और कौन कौन उसके मेंबर हो सकते हैं। तो इसके मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो इसमें ये था कि NJSC फॉर रिकमेंडिंग पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट किस किस की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करेगा। एक तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक तो ये बात होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और ट्रांसफ़र की बात करेंगे। और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट की जो जजेस होंगे उनकी भी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से रिलेटेड रिकमेंडेशन NJSC देगा। तो इस तरीके से ये प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 99th एंड NJSC का। अब ये जो बिल था, इसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पोजिशन होने वाला था वो कैसे था वो देख लेते हैं अपन। एक तो इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होंगे, जो कि चेयरपर्सन, जो कि एक्स ऑफिशियो, जो भी एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे होगा वो ऑटोमेटिकली NJSC के क्या हो जाएंगे, हेड, चेयरमैन हो जाएंगे, अपने आप ही चेयरपर्सन बन जाएंगे। दूसरा, 2 दूसरे जजेज होंगे जो कि CJI के जस्ट नीचे सीनियर मोस्ट। ठीक है, तो 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी एक्स ऑफिशियो होंगे। जो जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे 2, वो भी इसके मेंबर होंगे। प्लस यूनियन लॉ मिनिस्टर हो जाएंगे, जो भी लॉ मिनिस्टर होंगे सेंटर में, वो अपने आप ही इसके मेंबर बन जाएंगे। और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि एक कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, 2 एमिनेंट पर्सन जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे किसी एक कमेटी के द्वारा, और वो कमेटी किस किस से बनी होगी, उस कमेटी के मेंबर होंगे CJI, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 जनों की एक कमेटी होगी जो रिकमेंड करेगी ये 2 जनों का नाम। तो इस तरीके से टोटल मेंबर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर देखो आप, ये तो प्योर जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस नेक्स्ट टू CJI, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही यूनियन मिनिस्टर ये आपके एग्जीक्यूटिव हो गए, और 2 एमिनेंट पर्सन जो होंगे इसके अंदर आप देखोगे तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, साथ में PM और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो कहीं ना कहीं ये अपन भी कह सकते हैं कि हाँ, ये लेजिस्लेचर के अपने रिप्रेजेंटेशन हो गए। तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड वे के अंदर एक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया गया था। अब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या कंडीशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब लीगली अगर देखें तो वो ये है कि मिनिमम 10% जिस भी पार्टी के पास में ऑपोजिशन में, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 10% रिक्वायरमेंट है कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ हाउस की है, फॉर एग्जांपल लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 550 टोटल स्ट्रेंथ अगर डिक्लेयर कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उस कंडीशन में मिनिमम जिस भी पार्टी के पास में ऑपोजिशन बैठी हुई जितनी पार्टियां उनमें मिनिमम 55%
सीट्स 55 सीट्स, परसेंट नहीं 10% सीट मतलब 55 सीट्स होनी ज़रूरी है। तो 55 सीट जिसके पास में होगी वो फिर उसका लीडर जो होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है, अगर वो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में बैठने वाली। जैसे कि अभी की कंडीशन की बात करें और प्रीवियस जो टेन्योर था लोकसभा का, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही अपोजिशन में, बट उनके पास में 55 सीट्स नहीं हो पाई हैं दोनों टेन्योर के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या कर दिया गया है कि एक प्रोविज़न इस एनजेएससी में रख दिया गया था कि अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी जिसके पास में मिनिमम 10% नहीं है तो भी लार्जेस्ट अपोजिशन में बैठने वाली पार्टी को अपोजिशन पार्टी का टैग दे दिया जाएगा। उसका जो लीडर होगा वो इस कमेटी का मेंबर हो जाएगा जो 2 एमिनेंट पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे। ओके, और साथ में ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये जो 2 एमिनेंट पर्सन आप नॉमिनेट कर रहे हो उनमें से एक है वो एससी में हो एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर माइनॉरिटी या फिर वुमेन, इनमें से कोई एक कम्युनिटी से होना चाहिए। आप देखो यहाँ से एक कैटेगरी से होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या फिर वुमेन, इनमें से किसी भी कैटेगरी में से एक मेंबर ये 2 एमिनेंट्स में से एक ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, दोनों नहीं, एक तो होना ही चाहिए, दोनों हो तो कोई इशू नहीं है, पर एक तो होना ही चाहिए। और ये जो नॉमिनेशन हो रहा है 2 एमिनेंट पर्सन्स का, ये नॉमिनेशन होगा 3 साल के लिए, और एक बार जो नॉमिनेट हो चुका है वो दोबारा एलिजिबल नहीं होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए, री नॉमिनेशन के लिए। मतलब एक बार अगर उसका नॉमिनेशन हो गया है तो दोबारा से उसका नॉमिनेशन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन ये तो थे प्रोविजंस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजेएससी के, बट 2015 में 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जजेस केस मतलब 4th जजेस केस आया, केस चला, उसमें वर्डिक्ट दिया जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी जो कि डिसीजन उन्होंने दिया कि 4-1 की मेजॉरिटी से कि ये जो भी प्रोविजंस हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये एनजेएससी जो 2014 का एक्ट है, ये दोनों के दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करते हैं। क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा कि ये जो एनजेएससी के अंदर आपने देखा जो रिकमेंडेशन देने के लिए कौन थे, लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव हो गए, 2 एमिनेंट पर्सन उनको भी नॉमिनेट करने के लिए सीजेआई तो है ही, पर साथ में प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लेजिस्लेचर का से भी आ गया, एग्जीक्यूटिव का से भी आ गया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरा इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का सिस्टम है, इसलिए वहाँ पर कोई इशू नहीं आता हमें। बट ये जो सिस्टम है पूरा जो एनजेएससी और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमारे इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं हार्म करता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स का से भी आ जाता है इसके अंदर। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया। क्या कर दिया? स्टक डाउन, मतलब इसको अल्ट्रा वायरस आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जुडिशियल रिव्यू ये शो होता है, और जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है जो कि कोई भी सिस्टम जो अल्ट्रा वायरस हो या फिर जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई सुप्रीम कोर्ट के पास में, उसके अंडर में उन्होंने इसको स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, और इसमें ये बताया कि ये जो भी 2 प्रोविजंस आपने किए हैं इनके मैक्सिमम जो लॉज हैं, ये जो 2 लॉज हैं, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को क्या करते हैं? हार्म करते हैं। और जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर भी एग्जीक्यूटिव्स का इंटरवेंशन होता है, तो जुडिशरी को इस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, सो दैट फाइनली सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन दीज 2 प्रोविजंस ऑफ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, दोनों को इन्होंने स्टक डाउन कर दिया। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने इस चीज़ को प्रोपोगेट किया, प्रोपोनेंट्स हैं कि हाँ एनजेएससी होना चाहिए, और आज भी इसके लिए कहीं ना कहीं डिबेट होती रहती है। 2015 में बेशक इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, पर आज भी इसके लिए आवाज़ें उठती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, वो अपनी मनमानी करती है, तो इस वजह से उनके ऊपर थोड़ी बहुत तो कंट्रोलिंग होनी ही चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल लेजिस्लेचर का है, तो उसको डिफेंड करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो कैसे हैं वो देख लेते हैं अपन कि एनजेएससी के प्रोपोनेंट्स क्या कहते हैं।
उनके हिसाब से ये है कि 99th अमेंडमेंट जो था उसका इंटेंशन ये था कि जो इम्बैलेंस है जो कि सेकंड जजेस केस के अंदर आया था, सेकंड जजेस केस 1993 में आया था, जिसमें फर्स्ट टाइम कॉलेजियम सिस्टम का एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू हो चुका था, जिसमें केवल ये था कि आप कुछ भी काम करोगे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट के साइन से होता है वो जुडिशियल जो मेंबर्स हैं उन्हीं के रिकमेंडेशन बेस करोगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो जो ये प्रोपोनेंट्स हैं एनजेएससी के, उनका कहना ये था कि सेकंड जजेस केस के अंदर जो मोनोपोली सुप्रीम कोर्ट ने, ये जुडिशरी ने अपनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की अपने अपॉइंटमेंट्स के अंदर, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है वहाँ पर इस चीज़ को, इम्बैलेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये एनजेएससी का प्रोविज़न था जिसमें एग्जीक्यूटिव्स का भी से हो। दूसरा, एनजेएससी को ये बताया कि जब मेंबरशिप आपकी थोड़ी ब्रॉड होगी तो ब्रॉड माइंडेड फॉरम बनेगी, आप अलग टाइप के जो एडवांस जो स्कॉलर्स हैं उनको भी मेंबरशिप मिलेगी, तो उनकी मेंबरशिप से भी आपका उनकी मेंबरशिप से भी आपको एडवांटेज मिलेगा और अच्छे से अपनी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को जो आप एग्जीक्यूट करते हो वहाँ पर कर पाओगे और बढ़िया क्वालिटी के डिसीजंस हो पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो एक्टिविटीज़ होती है हायर जुडिशरी के अंदर, वहाँ पर जो मेंबरशिप होनी चाहिए वहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट की मेंबरशिप ना हो करके एग्जीक्यूटिव्स की मेंबरशिप भी होनी चाहिए और साथ में लॉ पर्सन्स, ले पर्सन का मतलब जो एमिनेंट पर्सनैलिटी थी उनका भी पार्टिसिपेशन हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थोड़ा सा बाहर की तरफ बात थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि अगर एनजेएससी को एक्सेप्टेंस मिलती है तो वहाँ पर मेंबरशिप किसकी है? देखो, जुडिशरी की आ गई, एग्जीक्यूटिव्स आ गए, एग्जीक्यूटिव बाद में आपने दो एमिनेंट पर्सन्स को भी आपने क्या किया है, नॉमिनेट करवाने की बात की है। तो वो क्या हो गए, नॉर्मल एक जो स्कॉलर्स हो गए वो हो गए, और साथ में जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है, लॉयर्स हो गए, कोई भी हो सकता है एक्सटर्नली, तो एक्सपर्ट्स को आपने एंट्री दिला दी। तो आपके डिसीजन जो भी होंगे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से रिलेटेड वो क्या होंगे, बढ़िया क्वालिटी के हो जाएंगे। तो ये कह के एनजेएससी को डिफेंड किया जाता है एनजेएससी के प्रोपोनेंट्स के द्वारा। ओके, अब देख लेते हैं कि जजेज केसेस क्या हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में किया था क्या कि सेकंड जजेज केस की बात थी, उसको थोड़ा सा नलीफाई करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। अब जजेस केस अभी तक तीन थे। चौथा केस कौन सा था? ये 2015 में, जिसमें एनजेएससी और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्टक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी तक 4 जजेस केस हो चुके हैं, चौथे की बात अपन डिटेल में कर रहे हैं, तो 3 के बारे में अपन ब्रीफली समझ लेते हैं। पहला आया था 1982 के अंदर, उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसल्टेशन टर्म यूज़ हुई है उसका मतलब ये है कि सीजेआई जो है वो अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र से रिलेटेड या कोई भी चीज़ अगर बता रहे हैं प्रेसिडेंट को तो वो केवल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, केवल व्यूज़ का एक्सचेंज है। देखो 1982 के टाइम पे क्या था, जुडिशरी कहीं ना कहीं अपने आप को वीक फील करती थी। वीक का मतलब ये टाइम वो था कि चेंजेस आना शुरू हो चुके थे। जैसे 1972, ठीक है, 1976 सॉरी 1976 के अंदर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो देखो आप, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला इसको। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा जुडिशरी ने अपने आप को रिवाइव करना शुरू किया था। 1973 की बात करोगे तो केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविज़न लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहने का मतलब मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 50s और 60s में तो क्या था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो उस वजह से वहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन थे वो फ्रीडम स्ट्रगलर्स रहे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी उनकी बातें मानती थी और वो वाकई में ऑथेंटिक सवाल उठाया करते थे, ऑथेंटिक बातें होती थी। पर जैसे ही 1970s का जो डिकेड आया तो उसमें क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव्स ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही असर्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो आई थी। तो उसके बाद में फिर जुडिशरी ने अपने आप को एक तरीके से रीअसर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई बैलेंस बनना ज़रूरी है, तब जाकर के ये केसेस आए। तो 1982 के अंदर तो क्या बोला कि भाई केवल कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों माने ही, प्रेसिडेंट और
प्रेसिडेंट माने ही सीजेआई की रिकमेंडेशंस को। ये केवल व्यूज़ का एक्सचेंज है, मतलब एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो गए। 1993 के अंदर फिर सेकंड जजेस केस आया। अब इस टाइम पे क्या था, 1993 के टाइम पे देखो कितनी सारी गवर्नमेंट बनी थी, कितनी गई थी, ठीक है। कभी तो वीपी सिंह की आती है, कभी चंद्रशेखर गवर्नमेंट आती है, और फिर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बनती है। तो उसमें भी क्या होता है, ये कोalition की गवर्नमेंट बनती है, तो कांग्रेस को पूरी डोमिनेंस नहीं मिलती। तो इस वजह से क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट अपने को और ज़्यादा असर्ट करना शुरू कर चुका था 1993 में, और इन्होंने बोला कि जो हमने 1992 में बोला उसको जस्ट रिवर्स कर दिया, और ये बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस ही होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला था, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, और यहाँ पे क्या बोल दिया, कंकरेंस ही है, मतलब मानना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि सीजेआई की जो भी एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग है, ये बोला गया। और इसके अंदर सीजेआई ये नहीं कि आप अपने हिसाब से खुद ही उठा करके कोई बात बोल दी कि इसको ट्रांसफ़र करो, इसको रिकमेंड करो, या फिर इसका अपॉइंटमेंट करो। बट इसके अंदर क्या होगा, सीजेआई और प्लस में 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स को डिस्कस करेगा, फिर सीजेआई जाके प्रेसिडेंट को बोलेगा, तब जाके वो बाइंडिंग होगा। फिर इसको स्टक डाउन करने के लिए यहाँ पर देखो आप, ये जो कंसल्टेशन, बाइंडिंग करना, कंकरेंस होना, और ये जो मेंबर्स हैं जो सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट कलीग हैं सुप्रीम कोर्ट के ही, तो ये इस तरीके से क्या हो गया, ये सारा का सारा जुडिशरी का ही रिप्रेजेंटेशन हो गया है इस अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र सिस्टम के अंदर, या अदर कोई भी डिसीजन हो हायर जुडिशरी के अंदर। तो वहाँ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 2014 के अंदर ये दोनों चीज़ें आई थी, कौन सी, एनजेएससी और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर 1998 में थर्ड जजेस केस आया, उसमें प्लूरलिटी ऑफ जजेस को फिर से असर्ट किया गया और बोला कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम था, उस कॉलेजियम के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, दैट मीन्स सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मिल करके और फिर उसकी हेल्प करेंगे सीजेआई 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये मिल करके रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इनको अपॉइंट करो और इनको ट्रांसफ़र करो। ओके, तो इस तरीके से चारों जजेस केस अपन ने अच्छे से देखे, जिसके अंदर सीजेआई और एनजेएससी क्या था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएससी। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन क्यों किया गया। ऑलरेडी इतना डिस्कशन हो चुका है, तो उसी को कंक्लूड करके अपन बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जजेस की अपॉइंटमेंट में ये अपने को देखना होता है कि जो जुडिशरी और सीजेआई है, इसकी प्राइमेसी अपने को मेंटेन रखनी है, जुडिशरी के ही से होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स का एंट्री हो जाती है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अपना क्या बोलता है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये डेफिनेशन भी है कि सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन दोनों को सेपरेशन मिलता है। और इसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था 1973 में। एग्जीक्यूटिव्स भी सेपरेट, मतलब तीनों पिलर सेपरेट रहते हैं इसके अंदर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। इनका पावर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट रहता है और वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो भी आप प्रोविज़न लेके आए हो, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। दैट मीन्स ये अल्ट्रा वायरस है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई और टॉपिक कवर करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं आपको। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।